नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ आचार्य चतुर सेन शास्त्री के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फाल्गुन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत के सब झंझटों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की किलोले करने वह सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफेद होकर चांदनी में बाहर दिखा रही थी। आराम बाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुथी हुई उस फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमखाब की कुर्ती और पन्नों की कमरपेटी पर अंगूर के बराबर बड़े बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोतियों के समान ही था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे जिन पर 2 हीरे थक थक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था जो पैर लगाते ही हाथ भर धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने हुए शमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाजों पर चतुराई से गुंदी हुई नाग केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरों की देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजाई हुई थी। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए हुए थे। आज इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। सलीमा चांदनी में दूर तक आंखें बिछाए सवारों की गर्द देखती रही। आखिर उससे न रहा गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर मसनद पर आ बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब उससे सहन न हुई तब उसने अपनी चिकन की ओढ़नी भी उतार फेंकी और आप ही झुंझला कर बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब क्या करूं। इसके बाद उसने अपने पास रखी बीन उठा ली। 2-4 अंगुलियां चलाई मगर स्वर न मिला। भुनभुना कर कहा, मर्दों की तरह यह भी मेरे वश में नहीं। सलीमा ने उकताकर उसे एक तरफ रख दिया और दस्तक दी। एक बांदी दस्त बस्ता हाजिर हुई। बांदी अत्यंत सुंदरी और कमसिन थी। उसके सौंदर्य में एक गहरे विषाद की रेखा और नेत्रों में नैराश्य स्याही थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिसमें खुश हो। सलीमा ने कहा, पर तू किस में खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या। क्षण भर सलीमा ने बांदी के मुंह की तरफ देखा। वैसा ही विषाद, निराशा और व्याकुलता का मिश्रण हो रहा था। सलीमा ने कहा, मैं क्या तुझे बांदी की नजर से देखती हूँ? नहीं, हजरत की तो लौंडी पर खास मेहरबानी है। तब तू क्यों इतनी उदास, झिझकी हुई और एकांत में रहती है? जब से तू नौकर हुई है ऐसा ही देखती हूँ। अपनी तकलीफ मुझसे कर मेरी प्यारी सखी। इतना कहकर सलीमा ने उसे अपने पास खिसका कर उसका हाथ पकड़ लिया। बांदी कांप गई पर बोली नहीं। सलीमा ने कहा, कसम से तू अपना दर्द मुझसे कह, तू क्यों इतनी उदास रहती है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, हुजूर क्यों इतना उदास रहती हैं? सलीमा ने कहा, इधर जहां पना कुछ कम आने लगे हैं ना, इसी से तबीयत जरा उदास रहती है। बांदी, सरकार, प्यारी चीज न मिलने से इंसान को उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब सभी का दिल दिल ही तो है ना। सलीमा हंसी। उसने कहा, समझी, तू किसी को चाहती है, मुझे उसका नाम तो बता, मैं तेरी उसके साथ शादी करवा दूंगी। साकी का सिर घूमा। एकाएक उसने बेगम की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूँ। सलीमा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसकी मदमाती हंसी के वेग में उसने बांदी का कंपन नहीं देखा। बांदी ने वंशी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम होता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती हुई चांदनी का लुफ्त उठाने दे और फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन,
पहले एक गिलास शरबत तो दे, बहुत प्यास लग रही है। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने लाकर धरा। बेगम ने कहा, उफ, यह तो बहुत गर्म है, इसमें क्या गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबोल और मिला। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबोल मिलाया और एक और चीज मिलाई। फिर वह सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने लाकर धरा। बेगम ने एक ही सांस में उसे पीकर कहा, अच्छा अब सुना, तूने कहा कि तू मुझे प्यार करती है, फिर सुना कोई गाना। इतना कह और गिलास को गलीचे पर लुढ़का कर मदमाती मसनद पर वह खुद लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी को देखने लगी। साकी ने वंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया। दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। वक्त देर तक साकी की वंशी और कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद भी रोने लगी। सलीमा मदिरे के नशे में झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा कि सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं। सांसों की सुगंध से कमरा महक रहा है और उसकी ललाट पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही है। वंशी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वह घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेगम का ललाट चूम लिया। इसके बाद जो ही उसने आंखें ऊपर उठाकर देखा, खुद दीन दुखिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया। वह हतबुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और यह क्या कर रही थी? साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहांपना, कनीज अगर कुछ जवाब न दे तो। बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी स्पर्धा? उन्होंने कहा, मेरी बात का जवाब न देगी, तुझे सरेआम कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने कंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूँ। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वह बेसुध पड़ी सो रही थी। उनके मुंह से निकला, उफ, फाशहा, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मूठ पर गया। फिर नीचे को उन्होंने घूमकर कहा, दोज़ख के कुत्ते, तेरी यह मजाल। फिर कठोर स्वर में पुकारा, मादूम। क्षण भर में एक भयंकर रूप वाली तातरी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूत को तहखाने में डाल दो ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों से युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के पास आकर खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी में कैदी का बोझा पड़ते ही कांपती हुई वह नीचे की ओर धंसने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। वह चौंक कर उठ बैठी, बाल सवारे, ओढ़नी ठीक की और आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। सलीमा ने पुकारा, साकी, ओ प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने आज तो गजब ढा दिया। शराब कुछ ज्यादा ही तेज थी। किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने जरा जोर से पुकारा, साकी। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वह खुद खिड़कियां खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थीं। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, बात क्या है? लौंडिया सब क्या हुई? वह द्वार की तरफ चली। देखा एक तातारी बंदी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ। मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ है? जीनत महल के दौलत खाने पर। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है वह मोहब्बत को क्या समझे। तो अब जीनत महल की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहां पना का हुक्म था। उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे के बाहर आने का हुक्म नहीं है। तब क्या मैं भी कैद हूँ? जी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह लौटकर मसनद पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहरकर उसने खत लिखा, हुजूर, मेरा कसूर माफ फरमावे। दिन भर की थकी होने से ऐसी बेसुध हो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न हो सकी और मेरी उस प्यारी लौंडी की जान भी बख्शी जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजिबी तौर पर न देकर
बेशक भारी कसूर किया है, मगर वह नई, कमसिन, गरीब और दुखिया है। कनीज, सलीमा। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह की तबीयत बहुत नासाज थी। तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की औरत फाशहा निकले। बादशाह अपनी आंखों से परपुरुष को उसका मुंह चूमते देख चुके थे। वह गुस्से से तिलमिला रहे थे और गम गलत करने को अंधाधुंध शराब पी रहे थे। जीनत महल मौका देखकर सौतिया डाह की बुखार निकाल रही थी। तातरी बांदी को देखकर बादशाह ने आग बबूला होकर कहा, क्या लाई हो? बांदी ने अर्ज किया, खुदाबंद, सलीमा बीवी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि वो मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर मुंह फेर लिया। बांदी लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाजा बंद करके फूट फूट करके रोई। घंटों बीत गए, दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेगम होना भी बदनसीबी है। इंतजार करते करते आंखें फूट जाए, मिन्नतें करते करते जबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं जरा देर सो गई, उनके आने पर जाग न सकी, इतनी बड़ी सजा, इतनी भारी बेइज्जती। तब मैं बेगम क्या हुई? जीनत और बांदियां सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने के लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस, मैं किसी गरीब की औरत क्यों न हुई। धीरे धीरे स्त्रीत्व का तेज उसकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वह सांपिनी की तरह चपेट खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और खत लिखा, दुनिया के मालिक, आपकी बीवी और कनीज होने की वजह से आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मल्लिका का मर जाना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरत को इस कदर नाचीज तो नहीं समझना चाहिए कि अदना सी बेवकूफ़ी की इतनी बड़ी सजा दे दी जाए। मेरा कसूर तो इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर, फिर एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज करूंगी कि वह मेरे शौहर को सलामत रखें। सलीमा। खत को इत्र से सुवासित करके ताजे फूलों के एक गुलदस्ते में इस तरह रख दिया गया जिससे किसी की भी उस पर नजर न पड़ जाए। इसके बाद उसने जवाहरात की पेटी से एक बहुमूल्य अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंख गड़ा गड़ा कर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम को हवाखोरी को नजरबाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश की और अर्ज की कि हुजूर, गजब हो गया, सलीमा बीवी ने जहर खा लिया, वह मर रही है। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए महल में पहुंचे। प्यारी दुल्हनिया सलीमा जमीन पर पड़ी है, आंखें ललाट पर चढ़ गई हैं, रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से न रहा गया। उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का स्वर सुनकर सलीमा ने उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, ज़हे किस्मत। बादशाह ने नजदीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर तुम्हें यह लाजिम था? सलीमा ने कष्ट से कहा, हुजूर, मेरा कसूर मामूली था। बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, बदनसीब, शाही जनाने खाने में मर्द को वेश बदल कर रखना मामूली कसूर समझती है। कानों पर कभी यकीन न करता, मगर आंखों देखी को झूठ मान लूं। जैसे हजारों बिच्छुओं का डंक एक साथ मारने पर आदमी तड़पता है, उसी तरह तड़पकर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डर कर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। वह जवान कौन था? सलीमा ने अकचका कर पूछा। कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर अपने पास रखा था। सलीमा ने घबरा कर कहा, है? क्या वह मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच यह बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। फिर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह सब मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविंद, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर की तो यही सजा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ फरमाइएगा। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। बादशाह का गला भराया। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर ही चली? बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद न थी मरते वक्त वह मजा मिल गया। कहा सुना माफ हो। एक अर्ज लौंडी की भी मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने साहस से कहा, उस जवान को माफ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में वह ठंडी हो गई।
बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका ललाट चूमा और फिर बालक की तरह रोने लगा। गजब के अंधेरे और सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चित्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया। बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में हो? युवक ने तीव्र स्वर में पूछा। कौन? जवाब मिला। बादशाह। युवक ने कुछ भी अदब किए बिना कहा। यह जगह बादशाहों के लायक नहीं, क्यों तशरीफ लाए? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूँ। कुछ देर चुप रहकर युवक ने कहा। सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए यह कैफियत कह देता हूँ। सुनिए, सलीमा जब बच्ची थी मैं उसके बाप का नौकर था, तभी से उससे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वह बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वह शहंशाह की बेगम हो गई, मगर मैं उसे भूल न सका। 5 साल तक पागलों की तरह भटकता रहा। अंत में वेश बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजार देने का इरादा था। उस दिन उज्जवल चांदनी, सुगंधित पुष्प राशि, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और ललाट चूम लिया। मैं इतना ही खतावार हूँ। सलीमा इस बाबत कुछ नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद वह दरवाजा बंद किए बिना ही धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए। बादशाह सलीमा के कमरे में दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफेद कब्र बनी हुई है। जिस खिड़की के पास बैठी सलीमा उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में, उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं है। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्म भेदनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा होता है। दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।